नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और लोकतंत्र में अगले 1 घंटे में आपको तमाम वो खबरें हम दिखाएंगे जो मुद्दे सीधे आपसे जुड़े हैं, जिन पर बात होनी जरूरी है, जिन मुद्दों को उठाया जाना जरूरी है और प्रशासन तक, सरकार तक आपकी आवाज का जरिया है हम। तो आज शुरुआत उस खबर के साथ जिसमें बात उन भावनाओं की है जिनका जिक्र करके आपको कुरेदने की, झंझोड़ने की कोशिश होती हुई जमीन पर अक्सर दिखाई देती है। ये शब्द बार बार आता है, सियासत में आता है, घटनाओं में आता है, राजनीति में आता है। शब्द है दलित। राजस्थान में लिंचिंग के मामले की हम बात कर रहे हैं, जहां मॉब लिंचिंग में एक दलित की मौत के बाद सियासत गरमाई, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया, जिसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर है। और आज उत्तर प्रदेश में भी मायावती ने चुनाव से पहले दलित कार्ड खेल दिया। तो आइए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले अलवर की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से लिंचिंग की एक घटना सामने आई है, उसके बाद सियासत में जबरदस्त उबाल है। तो 15 तारीख को युवक की बुरी तरह से पिटाई की गई और करीब 5 दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार वो जंग हार गया। क्या ये मामला था और आज ये खबर क्यों हिंदुस्तान के लिए देखना जरूरी है, देखिए। माँ की आंखों का तारा, बाप के बुढ़ापे की लाठी, 4 बहनों का अकेला भाई आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। इसका गुनाह सिर्फ इतना था कि खराब सड़क पर बाइक से जाते हुए लड़खड़ा गए और एक बच्ची से टक्कर हो गई। मामला राजस्थान के अलवर का है। 17 साल का योगेश जाटव सड़क से गुजर रहा था कि तभी एक बच्ची से बाइक की टक्कर हुई। वहां मौजूद महिलाओं ने योगेश की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद इलाके के लोगों ने भी योगेश को जमकर पीटा। योगेश को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां उसकी हालत गंभीर होने लगी, जिसके बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टर योगेश की जान नहीं बचा पाए। हमारे पीछे मार करके 5-6 लोग थे और वो बस मेरे को नाम का पता नहीं, बाकी एक मूवी नाम, उसका नाम फिर भाई एक्शन क्या हुआ है उसके बाद सर मैं वो उसे मारने लगे, मैं भाग गया, कभी मेरे को मार दें, तो उन्होंने तो वो बिल्कुल वहीं पे ख़त्म करके फिर मैं अपने गांव वाले में लेके आया। इतने यहाँ से लेके आऊँ इतने। लिंचिंग के इस मामले में मृतक के परिवार ने रशीद खान, साजिद पठान और मुबीना समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। घटना के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर 5 घंटे तक रोड जाम कर दिया ताकि उनकी मांग सुनी जाए। मृतक 4 बहनों का अकेला भाई है। अब परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं। पुलिस में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। मामले में दोनों तरफ से प्रकरण दर्ज हुए हैं। 15 तारीख की शाम की घटना है और इसमें 17 तारीख को दोनों साइड से 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक एक्सीडेंट का है, एक सामान्य मारपीट का है। इसमें जो भी जांच से सामने आएगा वो कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों ने क्या मांगे रखी थी सर इसमें? अभी 5-6 मांगे हैं। निष्पक्ष जांच की मांग रखी है ज़्यादा, जो मुख्य रूप से है कुछ आर्थिक सहायता से रिलेटेड है, कुछ जॉब से रिलेटेड है, उनके परिजनों से रिलेटेड। वहीं इस मामले में बीजेपी ने राजस्थान की गहलोत सरकार से बड़े कदम उठाने की मांग की है। दलित लड़का सनॉफ ओमी जाटव, ओम प्रकाश जाटव का पीट पे कर दिया मर्डर कर दिया। अब क्या करेंगे गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान? आपने जो मॉब लिंचिंग का कानून बनाया है 302 के अलावा, वो कानून भी उन पर लगना चाहिए। और पुलिस की निकम्मापन, उसमें विशुद्ध से ASI इलियास, उसने यहाँ तहरीर लेट पहुंचाई, पोस्टमार्टम लेट हुआ, बहुत जोर जबरदस्ती से मैंने पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी को भिजवाया। वहाँ दलित वर्ग में तो आक्रोश है, संपूर्ण हिंदू समाज में आक्रोश है। लिंचिंग किसी भी समाज के लिए कलंक है, फिर चाहे मरने वाला अखलाक हो, पहलू हो या फिर योगेश जाटव।
भंवर पुष्पेंद्र, अलवर, टाइम्स नाउ, नवभारत। वीरतंत्र का शिकार एक जवान लड़का मारा गया और इधर सियासत भी इस पर शुरू हो गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, जो ट्वीट भी आपको हम दिखाने वाले हैं, उन्होंने लिखा कि अलवर में पहलू खान के मामले में एक बार फिर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया और इस बार मृतक 17 वर्षीय दलित युवक योगेश है। लेकिन हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म के ठेकेदार चुप हैं, क्योंकि मारने वाले समुदाय विशेष से हैं और मरने वाला दलित। भीम मीम की दुहाई देने वाले भी यहां पर नदारद हैं। वहीं लिंचिंग की घटना पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि आरोपी कोई भी हो, सख्त कार्रवाई होगी। के कानून व्यवस्था को लेकर हम सब लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अपराधी कोई बचता नहीं है, अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस की सरकार इसी बात के लिए जानी जाती है राजस्थान में। अपराधी कोई भी हो, अपराध की सजा सख्त से सख्त मिलेगी और वो सख्त सजा हम देते हैं और कोई बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी बेल्ट में कहीं भी अपराध हुआ हो। जिसने अपराध किया उसको जेल के सीखचों में डालेंगे। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र भी जुड़ गए हैं। भंवर पुष्पेंद्र, देखिए, जो ये घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, लेकिन ये घटनाएं इस देश का सच भी हैं जो जमीन पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये है, पुलिस का एक्शन, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अगर एक्शन की बात करें तो अभी बिल्कुल सिफर है, ज़ीरो है, कहीं तक नहीं पहुंचा है। एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं है। जो 6 लोग नामजद करवाए गए हैं उनमें से एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हाँ, पुलिस दबाव बनाने के लिए उनके घर पर ज़रूर मौजूद है। हवाला सुरक्षा का है। अगर पुलिस इतनी सुरक्षा दे पा रही होती तो शायद आज ये घटना सामने नहीं आती। और हम किस पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं? वो राजस्थान पुलिस, जिसमें खुद डीजीपी ने अभी एक सीक्रेट सर्वे करवाया, जिसमें 50 पुलिसमैन, आप ताजुब करेंगे कि 50 पुलिसमैन सेक्सुअल केसेस में इन्वॉल्व हैं। 400 से अधिक पुलिसमैन अलग अलग अपराधों में इन्वॉल्व हैं। और रोज़ इस तरह की घटनाएं, खबरें आती हैं बद्री माफिया के साथ। तमाम क्राइम के अंदर पुलिस का इन्वॉल्वेशन मिलता है। ऐसे में हम किस पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं कि वो न्याय करेगी? अगर न्याय करती, अगर उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती तो किसी पिता को, किसी माँ को, किसी बहन को अपना बच्चा, अपना भाई सड़क पर उसका शव नहीं रखना पड़ता। ये शर्मनाक बात है कि 5 घंटे एक शव जो है वो सड़क पर गर्मी में रहता है, उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है। उसके बाद उसे आश्वासन मिलते हैं कि नहीं कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई अभी तक क्या हुई? कुछ नहीं। कार्रवाई अगर होती तो शायद इस तरह की घटना सामने नहीं आती। आश्वासन पर आश्वासन मिलते जाते हैं और यही आश्वासन जब तुष्टीकरण की चादर ओढ़ लेते हैं तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जी, शुक्रिया आपका यहाँ पर भंवर, इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन जिस बात का जिक्र देखिए भंवर पुष्पेंद्र यहाँ पर कर रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जिसने अपने बच्चे को खोया है उसके लिए इंसाफ सबसे बड़ी जंग इस वक्त है। आपको यहाँ पर सियासत होती हुई भी दिखाई दे रही है कि किस तरह से बीजेपी ने वार किया तो सत्ताधारी कांग्रेस डिफेंसिव होती दिखाई दे रही है, लेकिन सियासत रुक नहीं रही। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सियासतदान किसी की भी मौत पर राजनीति करना कब बंद करेंगे? और ऐसे में जो मामले जब इस तरह से सामने आते हैं तो सवाल यही कि यहां पर सियासत से ऊपर उठकर एक्शन की जरूरत है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके लिए आपको आंकड़ों पर कुछ नजर डालनी पड़ेगी। ये आंकड़े आपको राजस्थान में मॉब लिंचिंग से जुड़े हुए हम दिखा रहे हैं। 1 जुलाई 2021 को झालावाड़ में रॉड से पीटकर एक दलित की हत्या कर दी गई। लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं होता। 14 जून 2021 की ये घटना आपको हम दिखा रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। इसके अलावा आगे की घटना देखिए 22 सितंबर 2019, जहां झालावाड़ में दलित की पीट कर हत्या कर दी गई। तो 20 जुलाई 2018 को अलवर में ही गौ तस्करी के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई। 5 अप्रैल 2017 जब अलवर में पहलू खान को 200 लोगों ने पीट कर मार डाला। 10 नवंबर 2017 अलवर में ही गौ रक्षकों ने उमर खान को गोली मार दी। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं 20 मई 2015 की, जब मीट शॉप चलाने वाले 60 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। तो अकेले राजस्थान में ये मॉब लिंचिंग का पूरा सच है जो आपने आंकड़ों में देखा। लेकिन देश भर की स्थिति भी आपको बता दें, क्योंकि ये आंकड़े पूरे देश में जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, अगर 4 साल के ये आंकड़े आपको दिखाएं, कुल मिलाकर 134 मामले। 2014 की अगर बात करें तो 3 मामले सामने आए, जिसमें 11 लोग मॉब लिंचिंग की वजह से जख्मी पाए गए। 2015 की तस्वीर आपके सामने है, 12 मामले रिपोर्ट हुए, जिसमें से 10 मामलों में 10 जिसमें से हत्या के केसेस हैं, जबकि 48 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। तो वहीं आगे बढ़े अगले साल यानी 2016 की तस्वीर, 24 मामले सामने आए, जिसमें 58 मौत दर्ज है।
2017 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 37 मामले, जिसमें 11 की मौत और 152 लोग इस तरह की घटनाओं में शिकार हुए। लेकिन 2018 में दर्जनों सांसदों ने मॉब लिंचिंग पर संसद में सरकार से सवाल किया और तब गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों की जानकारी नहीं रखती। तो यही एक बड़ी चुनौती है कि ऐसी घटनाओं पर जहां रोक की जरूरत है, इंसाफ की दरकार है, लेकिन सियासत भी वहां पर गाहे बगाहे आपको दिखाई देती रहती है। अलवर के बाद अब खबर दिल्ली से, जहां एक 17 साल के लड़के की मौत के बाद परिवार ने पड़ोस में रह रहे दूसरे समुदाय के परिवार पर आरोप लगाया। दरअसल पुलिस को 18 सितंबर को एक कॉल मिला। शालीमार बाग इलाके में लड़के की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद डेड बॉडी परिवार को सौंप दी। शुरुआत में परिवार चुप था, लेकिन बाद में परिवार ने बच्चे की मौत का आरोप पड़ोस में ही रहने वाले दूसरे समुदाय के एक परिवार पर लगा दिया। परिवार ने मृतक के फोन में पड़े मैसेजेस देखने के बाद यह आरोप लगाया। दरअसल इस दूसरे समुदाय की एक लड़की के साथ मृतक के दोस्ताना संबंध थे। मृतक के परिवार ने यह आरोप लगाया कि इसका पता चलने के बाद लड़की के परिवार ने उनके बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। मोटर बाइक पर एक लड़का बुर्का पहने एक लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा था। धर्म के ठेकेदारों की नजर उन पर पड़ गई और लड़के के कुछ लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी। लड़के की पिटाई करने वालों ने दलील दी कि मोटर बाइक चला रहा लड़का हिंदू है और वो मुस्लिम धर्म की लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर के वास्ते तुम्हें लोग इनके साथ ही जा रही ऐसा बैठले को जाते धेड़ के साथ ऐसा बैठले को जाते धेड़ तुम्हें बुरखा कर दल को कौन तुम्हें लोग कौन भी पूछते नहीं। बुरखा पहनने के सब कामा गई को क्या कामा ऐसा क्या जाते सो तुम्हें। अच्छा तुम्हारे घर वाले नंबर दो नड़ी सर ಏನು ಇಲ್ಲ नहीं बुरखा पहनना घर के साथ कैसा जा रहे हो। नंबर दे नम्मन ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮನ್ ಇಳಿ तुम उतरो गाड़ी में से। लड़के के साथ मारपीट करने वाले लोगों को लड़की ने समझाने का प्रयास किया कि वो अपने पति की मर्जी से लड़की के साथ बाइक पर जा रही है। मारपीट कर रहे लोगों ने लड़की के पति को फोन पर भला बुरा कहा। हिंदू लड़के के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मारपीट करने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। ನಮ್ಮನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರ್ನ ನಮ್ಮನ್ ಕುಂಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ क्या जी नाम तुम्हारा शर्म नहीं आ रही है तुम ना खैर के साथ बैठले को जा रही इनसो शर्म नहीं आ रही है। कैसा चल रहा जमाना मालूम नहीं है तुम ना लोगों को। इतना हमें लोग इतना रिक्वेस्ट कर रही सोशल मीडिया के ऊपर के वास्ते तुम्हें लोग इनके साथ ही जा रही इनसो ऐसा बैठले को जाते इनसो धेड़ के साथ ऐसा बैठले को जाते सो धेड़ तुम्हें बुरखा कर दल को कौन तुम्हें लोग कौन भी पूछते नहीं। बुरखा पहनने के सब कामा गई को क्या कामा ऐसा क्या जाते सो तुम्हें। अच्छा तुम्हारे घर वाले नंबर दो नड़ी सर ಏನು ಇಲ್ಲ नहीं बुरखा पहनना घर के साथ कैसा जा रहे हो। नंबर दे नಮ್ಮನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮನ್ ಇಳಿ तुम उतरो गाड़ी में। तो राजस्थान हो, देश की राजधानी दिल्ली या फिर बैंगलोर की ये तस्वीर, सवाल यहाँ पर यही कि जो ये आपसी नफरत समुदायों के बीच पैदा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके मकसदों को हम लोग समझें और उन मकसदों में उन्हें कामयाब न होने दें। बढ़ेंगे आगे और अब बात करते हैं साक्षी महाराज के एक बयान की। यूं तो साक्षी महाराजों का विवादों से पुराना नाता है, लेकिन इस बार उन्होंने जो कुछ कहा वो दरअसल लोगों के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। महंगाई पर बोलते बोलते साक्षी महाराज ऐसा बोल गए कि आज उन्हें आईना दिखाने की जरूरत है। मीट की दुकान पर जो खरीद रहे थे पूछा कि महंगा हो गया, शराब की दुकान पर पूछा कि महंगा हो गया, नहीं पूछते ना। शराब की दुकान पर कभी पूछा महंगी होगी नहीं होगी। यह है स्वामी सच्चिदानंदधारी साक्षी। नाम इतना बड़ा और बोली इतनी छोटी, समस्या इतनी बड़ी, महाराज की जुबान इतनी छोटी। महाराज से महंगाई पर एक सवाल पूछा गया तो आग बबूला हो गए। गुस्से में जुबानी संतुलन बिगड़ गया और कुछ ऐसा बोल गए कि खुद ही फंस गए।
योगी सरकार के 4.5 साल के कामकाज को गिनाने पहुंचे थे साक्षी महाराज। अपने संसदीय इलाके उन्नाव में बाजाबता न्योता देकर पत्रकारों को बुलाया और बैठ गए उंगली पर उपलब्धियां गिनाने। लेकिन इस बीच एक पत्रकार ने उनसे महंगाई पर सवाल पूछ लिया। फिर देखिए महाराज ने क्या कहा, कैसे कहा। जब ये दोनों सुन लेंगे तो आखिर में आपको बताएंगे कि महाराज ने ऐसा क्यों कहा। डीजल हो, पेट्रोल हो, सरसों तेल हो, रिफाइंड हो, सभी में महंगाई तनख्वाह भी बढ़ी है। इसकी बढ़ी है। चलिए कम से कम महाराज ने ये तो माना कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन तनख्वाह भी बढ़ी है। ये तर्क गले के नीचे नहीं गया। उन लोगों के लिए तो ये जले पर नमक छिड़कने जैसा है जिनकी नौकरी इस कोरोना काल में चली गई, जो मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन पता नहीं महाराज के पास किस आयोग की रिपोर्ट आ गई कि तनख्वाह भी बढ़ी है। हद कर दिए महाराज। कोरोना काल में नौकरी सिर्फ जाने की खबर आई, पूरा मार्केट धंस गया। बाजार में मातम फैला हुआ है। थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी है, वो भी पिछले 2 महीने में। लेकिन महाराज के करिंदे रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं कि सैलरी बढ़ गई है। तनख्वाह बढ़ने की बात सुनकर ऐसा लगता है मानो साक्षी महाराज को जमीनी हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि इसमें महाराज ये तर्क दे सकते हैं कि कोरोना के सेकेंड वेव में कौन बाहर निकल रहा था जो मैं निकलता। ठीक है महाराज, फिर जुबान को भी संभालना आपकी ही जिम्मेदारी है। कुछ कर नहीं सकते, करवा नहीं सकते तो चुप तो रहिए। लेकिन जो चुप रह जाएं वो जुबानी महाराज कैसे। इसीलिए महाराज यहीं नहीं रुके, जरा उनका अगला तर्क तो सुनिए। जब आपको तेल महंगा दिखाई दे रहा है, सब्जी दाल महंगाई दे रही है, मीट की दुकान पर जो खरीद रहे थे पूछा भी महंगा हो गया है, शराब की दुकान पर पूछा भी महंगा हो गया है, नहीं पूछते ना। शराब की दुकान पर कभी पूछा महंगी होगी कि नहीं होगी। साक्षी महाराज को ऐतराज है कि मीट और शराब के दाम बढ़ने पर लोग सवाल क्यों नहीं पूछते। तो चलिए हम ही पूछ लेते हैं कि साक्षी महाराज, मीट के दाम में बढ़ोतरी क्यों की गई, शराब महंगा हुआ, ये समझ में आता है। लेकिन एक अटैच सवाल और है, पेट्रोल के दाम में आग क्यों लगी है। पेट्रोल डीजल क्यों महंगाई का मीटर तोड़ने पर आमादा है। और हाँ, खाने का तेल भी तो पेट्रोल से कंपटीशन कर रहा है। कोई जवाब है क्या महाराज? अगर है तो बताइए ना। नहीं होगा कोई जवाब। होता तो आप शराब मीट की तरह इसे भी अपनी पीसी में कुतर्क से समझा दिए होते। खैर, जवाब नहीं है तो चुप ही रह जाइए। महंगाई बढ़ने पर जनता से माफी मांग लीजिए या फिर इसे रोकने का प्रयास कीजिए। कुछ ठोस कर रहे हैं तो यह आश्वासन ही दे दीजिए, लेकिन जले पर नमक तो ना छिड़किए। बेतुके जवाब देकर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन पहले ही कहा ना कि जुबानी जंग में साक्षी महाराज को कौन हरा सकता है। एक बार शुरू होते हैं तो फिर रुकते कहां हैं। उन्होंने आगे जो कुछ भी कहा आपको उसे भी जरूर सुनना चाहिए। देश कहां से कहां जा रहा है, आपके टैक्स से, आप जो महंगी चीज खरीद रहे हैं उससे, आपकी जीएसटी से, हमारे आपके पैसे के सहयोग से ही देश नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। तो हमारा सबका थोड़ा थोड़ा योगदान होना चाहिए। देश के विकास में हमारा आपका योगदान, सबका योगदान होना चाहिए, जरूर हो। लेकिन जो जनता ईमानदारी से टैक्स दे रही है वो क्या सिर्फ महंगाई की मार की हकदार है? उसे दूसरी सुविधाओं के नाम पर क्या मिला? ढेला। बस सिर्फ देते जाएं, पाएं कुछ नहीं। और जीएसटी की बात तो साक्षी महाराज की जुबान पर शोभा नहीं देती। क्यों, जरा उसे भी समझिए। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का एकल व्यवस्था है, केवल सारे करों को इकट्ठा करके इनकम टैक्स देने की व्यवस्था है एकल। नहीं बता पाए थे महाराज जीएसटी का मतलब, लेकिन बोलेंगे जरूर क्योंकि बोलना है। लेकिन अब बस भी कीजिए, जनता पर रहम कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। साक्षी महाराज का कहना है कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों की सैलरी भी तो बढ़ी है। तो साक्षी महाराज को जरा आंकड़ों पर भी कुछ आईना दिखाएं। साल 2014 में महंगाई दर थी 6.65%। इसमें काफी उतार चढ़ाव आया, लेकिन 2020 में वो जस की तस है। यानी बीते 6 साल में जनता को इससे कोई राहत नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ कभी नीचे ही नहीं गया। साल 2019 में महंगाई दर 3.72% पहुंची, लेकिन बीते 1 साल में ये फिर डबल होकर ऊपर पहुंच गई। अब इसी के साथ ये भी देखना जरूरी है कि लोगों की सैलरी बढ़ी कितनी है,
या यूं कहें कि कितनी कम हुई है। विलीज टावर्स वॉटसन सैलरी बजट प्लानिंग सर्वे के मुताबिक भारत में साल 2014 में 10.5% सैलरी ग्रोथ मापी गई थी, लेकिन साल 2020 में यह गिरकर 9% आ गई। अब दोनों ग्राफ को आपको एक साथ हम दिखाते हैं। एक तरफ जहां महंगाई दर गिरकर फिर उछलती हुई दिखाई दी, तो वहीं लोगों की सैलरी लगातार गिरती जा रही है। ऐसे में ना जाने किसने साक्षी महाराज को यह बता दिया है कि लोगों की तनख्वाह इतनी बढ़ गई है कि उस पर उन्हें महंगाई को लेकर इतना रोना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में आंकड़े आपके सामने हैं, अब आप खुद तय कर लीजिए कि साक्षी महाराज की बातों को मानना है या फिर इन आंकड़ों को जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आंकड़ों की ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन साक्षी महाराज के इस बयान से आम जनता कितना इत्तेफाक रखती है, सुनिए। आम आदमी की तरह वो मार्केट में निकलेंगे सामान के लिए ना, तो उनको साक्षी महाराज को उनकी औकात समझ में आ जाएगी कि महंगाई है कि नहीं है। उनको तो कहा है, उनको तो सरकारी धन मिल रहा है। कहना चाहेंगे एक दिन आकर के आप जो है कि हमारे घर में संभाल लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कैसे महंगाई है। आप पेट्रोल जो है भरवाइए, आप जो है खुद ट्रैवल करिए और उसके बाद फिर बताइए कि क्या महंगाई है या नहीं। तो देश में प्रगति होती है, जब देश में विकास होता है तो महंगाई स्वाभाविक तौर पर बढ़ती है, और इस महंगाई को जनता को इस रूप में स्वीकार करना चाहिए कि देश सुरक्षित हाथों में है। साक्षी महाराज तो महाराज हैं, उनको कहीं गंगा किनारे या किसी मंदिर में बैठ के कंठी माला जपना चाहिए। वो समाज और देश की बातें नहीं शोभा देती, और गरीबों को दर्द वो क्या जाने। गरीबों को दर्द एसी के कमरों से झांक के उनके घरों में जाके देखने पड़ेगा, कैसे अपने बच्चों को पालते हैं। कोविड काल में कैसे अपने बच्चों को फीस भरा गया है, कैसे अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। जो कमजोर व्यक्ति का लोग है, उसके पास गाड़ी नहीं तो कहाँ पेट्रोल की दुकानों पे और पेट्रोल पंप पे जाके लाइन लगाएगा। जिसको खाने का भोजन है, वो कहाँ के मटन की दुकानों पे जाके लाइन लगाएगा। ऐसी व्यवस्था वो एक परस्पर एक क्रिएटिविटी, मतलब एक आदमी जो बैलेंस है, हमारी जो मतलब औकात है कि हम दाल रोटी खाएंगे तो दाल रोटी खा के मटन थोड़ा खाने जा पाएंगे। भाई हमारी औकात है साधारण होटल में रहने की, तो हम कहने से हम होटल में कैसे आएंगे। उनको महंगाई नहीं दिख रही है, सामान्य जनमानस को प्रतिदिन काम नहीं मिल रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है तो अपना भरण पोषण कैसे करे। केवल एक बात कहते हैं कि राशन फ्री मिल रहा है, राशन से बिजली का बिल नहीं जाएगा, राशन से दूध का भुगतान नहीं होगा। कोरोना काल है, कोरोना काल में 2 साल की जो महामारी आई वो पूरे देश भर में आई, और देश को एक ऐसी मजबूत सरकार मिली थी मोदी जी की, जिससे देश उभर के आया है। आदमी का जान जरूरी है, और आदमी के लिए महंगाई और ये मुद्दे नहीं रहे। पहले आदमी की जान की सुरक्षा है, और उस पर मोदी सरकार खरी उतरी। साक्षी और महाराज दो अलग अलग हैं, साक्षी भी हैं और महाराज भी हैं। अब महाराज के यहाँ क्या कमी रहेगी। गरीबों को इन्होंने घर जाके देखे नहीं हैं। गरीबों के अगर घर देख लें तो ये बयान इनका आता ही नहीं। जिनके यहाँ चूल्हे नहीं जल रहे हैं, नौकरियां छूट गई, कारोबार ठप हो गए, लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ से अपना कारोबार चलाएं, कहाँ से अपनी गरीबी को दूर करें, कहाँ से बच्चों को पालें, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। जिसमें कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बच्चे पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ा लेंगे। तो ये एक आम आदमी की आवाज है जो साक्षी महाराज को जरूर सुननी चाहिए, कम से कम महंगाई जैसे मुद्दे पर बोलते हुए। लेकिन इनका विवादों से पुराना नाता रहा है, और इनके कुछ पुराने बयान भी हम आपको दिखा देते हैं। जनवरी 2021 को साक्षी महाराज ने क्या कहा स्क्रीन पर आपके सामने कि कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमता। सितंबर 2021 का स्टेटमेंट देखिए, विश्व में 40 लाख मुसलमानों की हत्या कलमा पढ़ पढ़कर मौलवियों ने करवाई है। तो ऐसे बयान जो किस कदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं, ये आपके सामने। अक्टूबर 2020 का यह बयान है, अनुपात के हिसाब से होने चाहिए कब्रिस्तान और शमशान। मार्च 2019 का स्टेटमेंट, 2019 के बाद 2024 में नहीं होगा कोई इलेक्शन। तो जो जिस संवैधानिक पद पर ये हैं उसके हिसाब से अगर आप इनके स्टेटमेंट्स को खंगालेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि विवादों में रहने का साक्षी महाराज का एक पुराना रिकॉर्ड है, जिसकी तस्वीर एक एक करके आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। फरवरी 2017 का भी स्टेटमेंट आपके सामने, किसी को दफनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सबका हिंदुओं की तरह अंतिम संस्कार होना चाहिए। महिलाओं को लेकर देखिए, जनवरी 2015, हिंदू महिलाओं को धर्म की सुरक्षा के लिए 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो क्या कहे जाएं, एक के बाद एक ये जो बयान है इस पर शब्द भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन महंगाई को लेकर जो बयान इन्होंने दिया उस पर जवाब आम व्यक्ति ने ही इन्हें दे दिया है।
और अब बात असदुद्दीन ओवैसी की। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव से ठीक पहले हर दिन मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। चुनावी सभा हो या चुनावी रणनीति, हर जगह ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश में दिखाई देते हैं। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के खूंखार अपराधी आतंकी अतीक अहमद से मिलने अहमदाबाद के साबरमती जेल गए थे, लेकिन जेल प्रशासन से मिलने की अनुमति नहीं मिली। ऐसे में सवाल यह है कि ओवैसी की पॉलिटिक्स क्या है और वो क्यों अतीक अहमद से मिलना चाहते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्हें ना तो नीति की परवाह है, न नैतिकता की, न अपराधी की, न दागी उम्मीदवार की। उन्हें चिंता है सिर्फ अपने वोट की, और सिर्फ वोट की चिंता में डूबे ओवैसी जेल जाकर एक अपराधी से भी मिलने को तैयार बैठे हैं। ओवैसी गुजरात गए थे, अहमदाबाद के जेल में बंद खूंखार अतीक अहमद से मिलने। जुमा 4 दिन पहले अतीक अहमद की पत्नी ओवैसी की पार्टी ज्वाइन की है। इसके बाद से ही ओवैसी चाह रहे हैं कि अतीक से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन अहमदाबाद में जेल प्रशासन ने एक लाइन में बता दिया कि इस मुलाकात के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। अतीक अहमद सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों या फिर अपने आधिकारिक वकील से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में ओवैसी से अतीक की मुलाकात नहीं हो सकती है। जेल प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देता है। पिछले कई सालों से अतीक अहमद का परिचय कैसा रहा है, ये सबको मालूम है। खूंखार अतीक पर वसूली, गुंडाई, हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, व्यभिचार के दर्जनों आरोप हैं। लेकिन ओवैसी हैं जो वोट की चाह में अतीक के सारे आपराधिक आंकड़ों को झुठला देना चाहते हैं। यूपी में वोट बैंक मजबूत करने की चाहत में ओवैसी बार बार अतीक की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। चुनाव पर चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि अतीक में ओवैसी को वोट दिखता है। चुनावी सभा को लेकर अतीक से ओवैसी मिलना चाहते हैं। 25 सितंबर को प्रयागराज में ओवैसी की चुनावी सभा है। प्रयागराज में ओवैसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। प्रयागराज के कुछ इलाकों में अतीक का अच्छा प्रभाव है। ओवैसी को मालूम है कि अतीक के प्रभाव वाले इलाकों में चुनावी सभा से पहले ये मुलाकात कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है। प्रयागराज के पश्चिम इलाके से अतीक विधायक रह चुका है। इसी इलाके से अतीक के भाई को भी जीत मिली है। इलाके के ज्यादातर वोटरों पर अतीक के सहारे ओवैसी मुस्लिम वोट में सेंधमारी चाहते हैं। ओवैसी वोटों का पूरा गुणागणित करके बैठे हैं। उन्हें मालूम है कि अतीक के एक इशारे पर प्रयागराज के पश्चिम इलाके की सियासत कैसे बदल सकती है। फिर खूंखार अपराधी अतीक से मुलाकात को लेकर सवाल उठे तो ओवैसी को लोकतंत्र की याद आ गई। अतीक अहमद के ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर इलेक्टोरल लॉ के तहत वो अभी इलेक्शन लड़ सकते। अगर कोर्ट उनको कुछ फैसला देता है तो जब यकीनन देखेंगे, मगर अभी तो कोर्ट फैसला नहीं दिया है। और जिस तरह दूसरों पर भी क्रिमिनल केसेस है, इन पर भी क्रिमिनल केसेस है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मगर होता क्या है कि अगर किसी का नाम अतीक हो गया या मुख्तार हो गया तो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का मामला हो जाता है। यह उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत भर है और अभी से ओवैसी को किसी बात से कोई परहेज नहीं है, ना तो दागी से, ना ही अपराधी से। उन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट से। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। गुजरात दौरे पर गए ओवैसी ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत की। बातचीत में ओवैसी ने कई मुद्दों पर खुलकर बोला। अतीक अहमद से नहीं मिलने देने की बात पर उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी की रणनीति है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, अतीक अहमद से मुलाकात नहीं हो पाई, क्या रीजन रहा? ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं कि राजनीतिक कारणों की वजह से आपको मिलने नहीं दिया गया। हमको लगता है वही है, क्योंकि कोविड के गाइडलाइंस हैं, सब है, बट सबको तो मिलने दिया जा रहा है, तो हमको नहीं मिलने की इजाज़त नहीं मिलना हमको। ये बड़ा ही ताज्जुब खैज है, बड़ा ही परप्लेक्सिंग है। बट ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि कैसे बीजेपी ने हमको इनसे मिलने नहीं दिया। तो हम गुजरात, अहमदाबाद को आने का एक और मकसद ये था कि हम जो म्यूनसिपल इलेक्शन हुए थे उसमें हमको गुजरात की जनता ने बड़े अपनी मोहब्बत से, आशीर्वाद से नवाजा, तो हम अपने कॉरपोरेटर से मिलने आए, उनके काम का जायजा लेने आए, इसलिए हम आज गुजरात को एक दिन के लिए आए। जिस तरह से आजम हो, अंसारी हो, अतीक अहमद के सामने ईडी ने फिर से पूछताछ और जानकारी लेने के लिए उन्हें बुलाया। ठीक है, वो लोग पर इतने केसेस चल रहे हैं तो अभी वो फेस कर रहे हैं, तो ये भी फेस करेंगे इंशाल्लाह।
तो वैसे ही कह रहे हैं पॉलिटिकल कारणों से नहीं होने दी गई ये मुलाकात। लेकिन आपको बताते हैं कि जेल में बंद अतीक अहमद की क्राइम कुंडली क्या है। वही अतीक जिसकी पत्नी को ओवैसी ने कुछ दिन पहले अपनी पार्टी में शामिल किया है और अब उनसे खुद ओवैसी मिलना भी चाहते हैं। और आपको हम लगातार आंकड़ों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का केस दर्ज हुआ। 1979 के बाद साल दर साल केसेस दर्ज होते गए। इलाहाबाद की अगर बात करें, कई थानों में अतीक अहमद के खिलाफ FIR है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक पर कई केसेस दर्ज हैं। अतीक के भाई पर भी कई गंभीर आरोप हैं। दोनों कुख्यात भाइयों पर 150 मुकदमे दर्ज हैं और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं लगातार कि आखिर क्यों अतीक अहमद के साथ जुड़ना चाहते हैं और ऐसे में जो वोटों के ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है, क्या वो असदुद्दीन ओवैसी की निगाह में है। लेकिन अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आपको खबर बताते हैं पंजाब से, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस आखिरकार खत्म हुआ। चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। चन्नी के साथ साथ आज OP सैनी और सुखजिंदर रंधावा भी पंजाब में मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण के साथ ही पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री मिल गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण में पहुंचे। शपथ लेने से पहले चन्नी रूपनगर के एक गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेका। पंजाब में नए CM के शपथ ग्रहण के बाद विपक्ष की तरफ से टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसे लेकर कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा के पूर्व स्पीकर मीरा कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, पंजाब में कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है, चरणजीत सिंह चन्नी वहां के नए मुख्यमंत्री होंगे, इस निर्णय को किस तरीके से आप देखती हैं? मैं देखती हूँ कि क्रांतिकारी निर्णय है और सभी हर्षित हैं। चारों तरफ हर्ष की लहर दौड़ गई है और मैं ये नहीं कह रही हूँ, कहना भी नहीं चाहिए कि सिर्फ दलित ही खुश हैं, सभी खुश हैं। बहुत से लोगों को बहुत तरह से इसको देखना है। मैं समझती हूँ जिन्हें निर्णय लेना होता है और राजनीति में वो सही समय का इंतज़ार करते हैं। कौन सा समय सही है, कौन से समय में करने से बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और अब खबर बिहार से, वैशाली से, जहां 14 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत का मामला सामने आया था, जो हमने आपके सामने रिपोर्ट भी किया। इस वारदात को 1 हफ्ते का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है। पुलिस की लापरवाही को ऐसे समझा जा सकता है कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। किसी को मालूम नहीं है कि इस रिपोर्ट में क्या है, बच्ची की मौत कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है। दूसरी तरफ मामले के एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा और फिर उसकी जमकर पिटाई की। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्ची की हत्या के बाद से युवक लगातार गांव में छिपकर रह रहा था और मौका पाकर भागने की फिराक में था। लेकिन इसी बीच लोगों को आरोपी के बारे में पता चल गया और फिर उसे पकड़ लिया गया। हालात ये हैं कि लोग लगातार कह रहे हैं कि हमें यहाँ की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं और जब तक बड़े अधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम लोग इसे किसी के हाथ नहीं सौंपेंगे। साकेत कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, देखिए, जिस तरह से ग्रामीणों ने अपनी आपबीती सुनाई है, उन्हें तो पुलिस के काम करने के तरीके पर भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठ रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये हक है पीड़ित परिवार का जानने का कि उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ, और किसी को इस पर क्या हुआ है कुछ मालूम नहीं है। अभी एग्जैक्ट क्या स्टेटस है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, जो आरोपी अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं उन्हें लेकर, और गाँव वालों के भीतर क्या सेंटिमेंट्स इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं? साकेत, देखिए, बिल्कुल ये 14 तारीख की, पिछले 14 तारीख की ये घटना है और आज समझिए आपकी 20 तारीख यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अभी तक जो है पुलिस के तरफ से जो कार्रवाई हुई है वो ना के बराबर है, क्योंकि आज जो गांव के लोग हैं उन्होंने ही एक जो संदिग्ध है उसको पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया और उसे लेकर खूब हंगामा भी हुआ। अभी हम उसी गांव में मौजूद हैं। आप देखिए, मेरे साथ कई गांव के लोग यहां पर खड़े हुए हैं जो लगातार इन चीज़ों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन की जो लापरवाही है उसे लेकर लगातार ये लोग बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुई है। 7 दिनों का वक्त गुजर चुका है। कुछ लोगों से हम यहाँ बात भी कर लेते हैं। क्या कुछ हुआ है? आज आप लोगों ने पकड़ कर दिया पुलिस को, इससे पहले पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की थी? इससे पहले भी जो भी संदिग्ध को पकड़ा गया है, जो भी इसमें हम ग्रामीणों का ही सहयोग रहा है और हमने उसको पकड़ के या फिर जैसे भी हो पता लगा के
उनको बताया है और पकड़ के उनको सुपुर्द आप किया लोगों है। को कैसे पता चला कि वही है और किस तरह से आप लोगों ने छानबीन की? पुलिस ने तो कुछ नहीं किया। जैसे संदिग्ध के आधार पे जैसे कुछ उसकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे जहाँ की ये घटना है वहाँ पे जो चल रहा था, जैसी परिस्थिति थी उस अनुसार से कुछ लोगों को शक के दायरे में देखा गया और उस अनुसार से पुलिस को अपना उठा दे के पुलिस को अपना पूछताछ कर रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? सिर्फ एक ही जो आपने सुबह में जो गांव वालों ने जिनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया वही है कि उसके अलावा उसके बयान पर भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है? उसके बयान के आधार पे ही आज जैसे आज सुबह हम ग्रामीणों ने ही एक जो संदिग्ध थी उसको कह सकते हैं एक बहुत बड़ा अभियुक्त हो सकता है ये, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पूछताछ चल रही है। आज उसको पकड़ के हम लोगों ने पुलिस को, हम ग्रामीणों ने ही हम लोगों ने पता लगाया कि कहाँ ये है, कैसे क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ को पता करके और फिर उसको हम लोगों ने पकड़ा है। फिर प्रशासन को हमने खबर किया, प्रशासन आई और फिर हम सभी ने उनको सुपुर्द किया कि आगे आज को भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें ये आगे सहायता मिलेगी। कितनी गंभीर बात है कि एक सप्ताह बीत जाने के बाद जो गांव के लोग हैं वही पुलिस को साकेत, मैं एक सवाल मैं आपसे और जरूर यहाँ पूछना चाहूंगी, आप उसे बेहतर बता पाएंगे कि स्थितियां वहाँ क्या हैं। जब हमने कुछ दिन पहले ये खबर दिखाई थी उस समय बहुत सारी बच्चियां थी आपके साथ ही मौजूद जिनका ये कहना था कि इस घटना के बाद हम भयभीत हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है, चाहे हमें स्कूल जाना है, कोचिंग पढ़ने के लिए जाना है, घर से बाहर निकलना है, देर सवेर हो जाती है, तो ऐसे में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और यकीनन ऐसी घटनाओं के बाद सबसे बड़े सवाल भविष्य के लिए ही उठते हैं कि भविष्य के लिए हम क्या परिस्थितियां खड़ी कर रहे हैं। आज की तारीख में जो लड़कियां हैं वहां पर, जो महिलाएं हैं, यंग लेडीज हैं, वो क्या सोच रही हैं? क्या अभी भी उनके मन में ये खौफ है? देखिए, बिल्कुल खौफ तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि आप देखिए एक तरफ सरकार इंश्योर करती है, लगातार नीतीश कुमार हर मंच से ये बात कहते हैं कि लड़कियां यहां पर अब बेखौफ घूम सकती है। लड़कियों को शिक्षा के लिए सरकार ने काम किए, साइकिल दिया गया लड़कियों को ताकि वो पढ़ाई करे, स्कूल जाए। कभी भी शाम के बाद अमूमन जो 2005 से पहले की जो सरकार बिहार में थी उसको ब्लेम जो अभी वर्तमान सरकार है वो करती है कि उस समय लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। 5 बजे शाम के बाद जो है रात का माहौल होता था, कोई भी घर से निकलना नहीं चाहता था। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेगी, और खास करके आप समझिए जहां पर अभी हम मौजूद हैं, जिस गांव में, वैशाली जिले का ये गांव है, ये पटना से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है और इतने नजदीक की स्थिति ये है कि लड़की अगर घर से निकलने के लिए डर रही है तो आप समझिए कि सुदूर जो बिहार के और इलाके हैं उसमें क्या स्थिति होगी। और कहीं ना कहीं इससे मैसेज जाता है, क्योंकि जो यूएसबी रहा है नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर, अगर उस पर सवाल उठेगा तो फिर से एक बार लोग ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जो डर का माहौल पहले था, जिस डर की बात करके लगातार सरकार में नीतीश कुमार आए, उस डर के माहौल में फिर से क्या बिहार जा रहा है। तो ये तमाम ऐसे सवाल है जो लोगों के मन में है, क्योंकि हम इस गाँव में इससे पहले भी आए थे और जो लड़कियों से बात हुई थी, जैसा कि आप भी बता रहे थे, उन लोगों का कहना था कि अब उन्हें घर से निकलने में डर लग रहा है, पढ़ाई करने में डर लग रहा है। तो आप समझिए अगर ऐसी स्थिति बनती है, ऐसा माहौल बनता है, तो फिर वो जो सुशासन की बात लगातार की जाती है। और इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत पर हमारी भी ये कोशिश है कि वैशाली की इस गुड़िया को इंसाफ मिलना ही चाहिए और उसके लिए इंसाफ की मांग लगातार हम उठाते रहेंगे। लेकिन इस पूरी घटना पर जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, ये वो सवाल जो नीतीश कुमार प्रशासन से, उनके पुलिस से हैं। सवाल यह है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक कब होगी? क्यों नहीं अब तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है? इस पर बड़े सवाल बनते हैं, इसका जवाब कम से कम सामने आए। और अब तक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? और गांव वालों को ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस को जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं हो रहा है? हालात ये हैं कि जिस पर शक है उस आरोपी को खुद गांव वाले ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। गुड़िया की मौत की गुत्थी आखिर कब सुलझेगी? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? तो इन्हीं सवालों के साथ लगातार इस मांग को हम आगे भी उठाते रहेंगे।